हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एस एम लांबा और आपका वेलकम करता हूं बायो वाले गुरुजी चैनल में। फ्रेंड्स, जो सीबीएसई टर्म 2 यानी क्लास 12th का जो टॉपिक चल रहा था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 7th लेकर आया हूं और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज जो काफ़ी सीरियस डिजीज है और उसका नाम है HIV एड्स। यानी इस पार्ट 7 के अंदर हम ये डिजीज डिस्कस करने वाले हैं, पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों का जवाब यहाँ से मिलेगा और काफ़ी ये अवेयरनेस का डिजीज है, इसमें अवेयर होना जरूरी है। तो इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर अवेयरनेस भी हमको स्प्रेड करनी है। इसके थ्रू हम बहुत सारी जो अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन है, अवेयरनिंग जो वार्निंग इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को दबा दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की क्लास के अंदर हम पूरा एड्स को कंट्रोल करने वाले हैं, HIV जो एड्स है उसको कंट्रोल का मीनिंग पूरा स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है CBSE स्पेशली जो क्लास 12th है उसके लिए, लेकिन ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जो आप कह सकते हैं टीचर का जो एग्जाम है या फिर जो अदर एग्जाम्स हैं या फिर नीट का जो एग्जाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर HIV एड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और इस एड्स को हम इन पॉइंट्स के हिसाब से सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एड्स का जो फुल फॉर्म है, एड्स जिसको हम बोलते हैं, इसका जो फुल फॉर्म मीन्स ये जो HIV एड्स है ये फुल फॉर्म क्या है, तो हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। काफी फेमस नेम है, सबको पता है। यानी एक तरीके से यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका, बोले इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम का एक डेफिशिएंसी है, इम्यून सिस्टम की एक कमी है, ठीक है ना। और वो कमी कैसे आई? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में उस को एक्वायर कर रहा है, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी को एक्वायर कर रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट ए कंजेनिटल डिजीज। इसलिए आप कह सकते हैं क्या एड्स क्या नहीं है? एक कंजेनिटल डिजीज नहीं है। कंजेनिटल मीन्स जो बाय बर्थ होती है या फिर आप कह सकते हैं जो मदर में जो फीटस का जो डेवलपमेंट डिफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से ये नहीं है। और इस डिजीज के अंदर जो पेशेंट है वो पतला होता जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लिम, यानी स्लिम होता जाता है, इसलिए स्लिम डिजीज भी इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे फैक्ट्स तो अलग बात है, लेकिन आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है इट इज नॉट ए कंजेनिटल डिजीज। ये कंजेनिटल डिजीज नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना है। और बाकी आपको पता ही है इम्यून सिस्टम है काफी वीक हो जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि रियल में होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिजीज रिपोर्टेड इन यूएसए के अंदर ये रिपोर्ट हुई, और रिपोर्ट भी किसमें हुई? इन होमोसेक्सुअल, और 81 के अंदर, यानी होमोसेक्सुअल हैं उनके अंदर रिपोर्ट हुई, और 1981 में ये रिपोर्ट हुई। इसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर ये फैल गई और ये लगभग आप कह सकते हैं 25 मिलियन पीपल्स को इसकी वजह से डेथ हो चुकी है। मोर देन 25 मिलियन पीपल्स, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं ये काफी ज्यादा फैल चुकी थी। और अब इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में जो एड्स का इन्फेक्शन है सबसे पहले 1986 में चेन्नई में डिटेक्ट हुआ। यानी इस तरीके से ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम आगे चलते हैं कि जो HIV एड्स है, जो आप कह सकते हैं इसका जो वायरस है, इसका जो पैथोजन है, ठीक है ना, वो क्या है? तो हम बोलेंगे एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी ह्यूमन के अंदर इम्यूनो सिस्टम की डेफिशिएंसी कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ऐसा वायरस ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस हम जानते हैं। और दिस बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस से बिलोंग करता है। तो फ्रेंड्स, रेट्रोवायरस के अंदर एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी इन वायरसेज के अंदर एक एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उसकी वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? इट कैन मेक इट्स DNA फ्रॉम RNA। RNA से अपना DNA ये बना सकता है, यानी इट कैन सिंथेसाइज इट्स DNA फ्रॉम इट्स RNA। यानी स्पेशली इसके अंदर जीनोम है वो RNA है और DNA इसमें बन जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोवायरस। ये हम आगे पूरा इस प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है ये रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है। अभी इस वायरस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, दिस वायरस कंसिस्ट, इसके अंदर एक तो एनवलप है। यानी अभी हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें रियल में है क्या। ये फिगर है इस HIV वायरस को समझने के लिए। इसमें अगर हम देखें तो इस वायरस के अंदर क्या क्या थिंग्स आपको नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसे देखें, बाहर से देखें तो देखो इस वायरस के अंदर एक लिपिड का मेम्ब्रेन है। क्या है? लिपिड मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन को गौर से देखो। ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है इसको गौर से देखो। देखो ये है, ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है कौन सा वाला है? जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लाइन कर देता हूं, ये लिपिड मेम्ब्रेन है। तो ये बाइलेयर दिख रही है, तो लिपिड मेम्ब्रेन है। और ये लिपिड मेम्ब्रेन कैसी है? बाइलेयर्ड। ठीक है ना। तो ये लिपिड मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर्ड है। तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो बाहर की तरफ ये लेयर बना हुआ है ये लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सॉरी
जैसे ह्यूमन के अंदर या फिर जो प्रोकैरियोटिक जो भी सेल हैं यूकैरियोटिक वगैरह, उनमें जो सेल मेम्ब्रेन है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आप कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन की जैसी ही ये बाइलेयर्ड लिपिड वाली झिल्ली है, ठीक है ना, सॉरी बाइलेयर्ड जो लिपिड लेयर वाली एक मेम्ब्रेन है। तो इस तरीके से लिपिड मेम्ब्रेन है सबसे बाहर की तरफ, दिख गया लिपिड मेम्ब्रेन दिख गया आपको। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं कि लिपिड का मेम्ब्रेन है जो पूरे इस वायरस को बाहर की तरफ से कवर किया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में देखो और इसमें क्या है, तो बोले इस लिपिड लेयर पर कुछ प्रोटीन है, यानी देयर आर सम प्रोटीन स्पेशली ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन दी लिपिड लेयर। तो यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन ये दिख रहा है आपको, ये स्पाइक के फॉर्म में दिख रहा है। स्पाइक मतलब जैसे ये जो स्पाइक दिख रहा है एक, ये देखिए ये स्पाइक के फॉर्म में दिख रहा है और इसका नीचे से पेडिसेल भी है। पेडिसेल मतलब एक तरीके से इसके नीचे की तरफ ऐसे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर भी है, ये स्टॉक है और ये ऊपर वाला जो है वो स्पाइक है, यानी स्टॉक एंड स्पाइक, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं इसमें दो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स हैं, ये क्या है ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। और इस ये जो स्पाइक वाला पार्ट है वो एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120। लेकिन जो स्टॉक वाला पार्ट है, जो स्टॉक है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है और उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है GP41। तो यहाँ पर स्पेशली हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये इस मेम्ब्रेन पर यानी इस लिपिड मेम्ब्रेन पर यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन है स्पेशली जो स्पाइक फॉर्म में है उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है GP120। और जो स्टॉक है ये जो नीचे की तरफ है यानी जो स्टॉक फॉर्म में है ये वाला, ये क्या है फ्रेंड्स, ये GP क्या है 41 यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो ग्लाइकोप्रोटीन 41 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 120 यानी GP120 एंड GP41 दे आर प्रेजेंट ऑन दी लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है और ये कहां पर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। अब और अंदर चलते हैं, तो अंदर देखेंगे तो सबसे पहले बीच में जाते हैं। अब बीच में आप देख रहे हैं तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, तो बोले ये DNA तो नहीं है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, बट ये क्या है, बोले इट इज RNA यानी 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स हैं इसमें क्या है फ्रेंड्स, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स हैं। तो यहां देखिए 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स, 1 ये 1 और ये 2, तो 2 हैं यानी दोनों आइडेंटिकल है। एक देख लेंथ वाइज सब देखें तो दोनों 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं और वो भी क्या है RNA के स्ट्रैंड्स हैं। तो अंदर RNA हो गया, तो देखो यहां पर RNA हो गया, बाहर लिपिड मेम्ब्रेन हो गया, लिपिड मेम्ब्रेन पे प्रोटीन हो गए। अब और क्या है अंदर, बोले इस RNA के साथ साथ में यहां पर एक स्ट्रक्चर और है, RNA के पास में यहां पर एक स्ट्रक्चर और क्या है, और वो यहां पर दिख रहे हैं ऐसे 2 प्रोटीन के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं एंड 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल, इनको बोल रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या है RT यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है ना। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्राइब DNA फ्रॉम RNA यानी RNA से DNA बनाता है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से यहां पर इस वायरस के इनसाइड हमने जीनोम के अंदर क्या देखा, जीनोम कंसिस्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ RNA यानी 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स है इसमें, और साथ में क्या है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये सेंटर में है, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, तो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो तो उसका एनवेलप हो गया, ठीक है ना, और बाकी अंदर क्या हो गया जीनोम। अब इस जीनोम पर प्रोटीन की कवरिंग है, प्रोटीन का एक कोट है, प्रोटीन को यहाँ आपको दिख रहा है, कोट दिख रहा है, एक कोट तो ये दिख रहा है और दूसरा कोट यहाँ पर आपको देखिए ये वाला है। तो यहाँ पर ये इनर कोट है, ये आउटर कोट है। तो इनर कोट ऑफ प्रोटीन, ये जो इनर कोट ऑफ प्रोटीन है इसको स्पेशल नाम दिया गया है इस प्रोटीन को, और ये जो इनर कोट ऑफ प्रोटीन है इसको क्या नाम दिया है, बोले ये प्रोटीन है P24। क्या नेम है इसका इनर वाले का, P24। फिर इसके बाद में बाहर की तरफ भी देखो एक प्रोटीन का कोट है ये, तो ये जो आउटर प्रोटीन कोट है इसका नाम क्या है P17। तो ये देखो P17 एंड P24 इस तरीके से 2 टाइप के प्रोटीन हैं। तो ये प्रोटीन के कोटिंग भी है, बीच में जीनोम है, बाहर की तरफ लिपिड का मेम्ब्रेन है और लिपिड के मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे इस फिगर को। तो यहां पर देखते हैं कि वायरस के अंदर क्या है, बोले वायरस में सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, एनवेलप। क्या है, एनवेलप, यानी वायरस कवर्ड बाय एन एनवेलप, एक एनवेलप से कवर्ड है। और ये एनवेलप किससे बना हुआ है, यानी दिस एनवेलप इज मेड अप बाय लिपिड बाइलेयर, लिपिड से बनी हुई बाइलेयर से, जैसा कि हमने फिगर में देखा। एंड दिस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी वायरस जिस सेल में एंटर करेगा है ना, तो उसका जब वहां रिप्रोडक्शन होगा तो जो वायरस बनेंगे, नया वायरस का कॉपी बनेगा, तो उस पर एनवेलप वायरस ने नहीं बनाया है, एनवेलप किसने बनाया है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन, यानी होस्ट सेल के मेम्ब्रेन की वजह से वहां पे एनवेलप बन गया है। तो लिपिड बाइलेयर, यानी इस फिगर के अंदर जो ये लिपिड का जो बाइलेयर है, इट इज डेराइव्ड और सिक्रेटेड फ्रॉम दी होस्ट सेल मेम्ब्रेन।
होस्ट सेल जिसमें वायरस गया है वो ही इस पर लिपिड का बायलेयर बना के दे रही है, गिफ्ट दे रही है, कपड़ा दे रही है उसको कि आप ये पहनो, यानी बाहर की तरफ एनवलप बना दिया है। अब इस एनवलप पे क्या है, इस एनवलप पे क्या है, इट हैव प्रोजेक्टिंग नोब, यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रोजेक्टिंग नोब है, ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसे एक नोब है और यहाँ स्टाक है ना, ये पेडिसेल है और ये नोब है। तो नोब उसके अंदर बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं, जैसे यहां पर फिगर के अंदर हमने देखा था इस तरीके से, देखो ये दिस वन है ना, बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट हो रहा है। तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, बोले प्रोजेक्टिंग नोब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोजेक्टिंग नोब लाइक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, ठीक है ना, नोब लाइक हैं, ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं विद पेडिसेल, यानी उस पे स्पाइक और पेडिसेल है। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस ग्लाइकोप्रोटीन का, इसको हम बोल रहे हैं, इसको तो क्या बोल रहे हैं, स्पाइक, ये तो क्या है स्पाइक, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये है पेडिसेल, ये क्या है पेडिसेल। तो ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को हम बोले नोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ये पार्ट स्पाइक है और ये पेडिसेल है। अब यहां पर फ्रेंड्स ये जो पेडिसेल है, ठीक है ना, और स्पाइक है, ये स्पेशल टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन, और इन ग्लाइकोप्रोटीन को नेम देंगे GP120, यानी स्पाइक को तो GP120 और जो पेडिसेल है उसको GP41। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं ये तो है 120 वाला और ये है 41 वाला ग्लाइकोप्रोटीन। यानी जो पूरा जो बना हुआ है वो स्पाइक पोर्शन और जो पेडिसेल पोर्शन, ये दो अलग अलग टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। तो हमने बोला जो एनवलप पर क्या है, वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन है, स्पाइक विद पेडिसेल है ना, फॉर्म्ड ऑफ वायरस कोडेड ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बना है, यानी वायरस की मेम्ब्रेन पे जो ये प्रोटीन आपको दिख रहा है, वायरस की मेम्ब्रेन पे ये जो प्रोटीन दिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, ये अब किसने बनाया है भाई, मेम्ब्रेन को तो बनाया किसने, द मेम्ब्रेन ऑफ एनवलप, यानी जो बायलेयर लिपिड, जो बायलेयर मेम्ब्रेन है, यानी जो लिपिड का बना हुआ बायलेयर जो मेम्ब्रेन है, इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम दी होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल से बना है। लेकिन जो ये पेडिसेल्स, ये स्पाइक प्रोटीन बने हुए हैं, यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये वायरस कोडेड है, ठीक है ना, और इनका नेम है GP120 एंड GP41, यानी GP120 एंड GP41 इस तरीके के दो प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो बोले ये जो प्रोटीन है ये GP120 स्पेशली हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टू दी CD4 रिसेप्टर, यानी CD4 रिसेप्टर किस पे होते हैं, मैक्रोफेज एंड हेल्पर टी सेल्स पे होते हैं। तो देखो जैसे ही हमारा जो वायरस है, ये वायरस कहां पर एंटर कर रहा है, तो बोले वायरस जैसे ही ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है तो इस पे से स्पाइक्स बने हुए हैं। वायरस क्या है, जैसे ही एंटर करता है, मान लीजिए वायरस है, ये बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जो है वो ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज की सरफेस पे क्या है, बोले यहां पर कुछ रिसेप्टर्स हैं, यहां पर कुछ रिसेप्टर्स हैं। उन रिसेप्टर्स को क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बोलिए ये हमारी मैक्रोफेज है, या फिर हमारी T4 जो सेल है जिसको हेल्पर टी सेल बोल रहे हैं, तो ये हमारी हेल्पर टी सेल है, मान लीजिए ये हेल्पर टी सेल है। तो हेल्पर टी सेल पर भी क्या है, इस तरीके से कुछ रिसेप्टर्स हैं, हेल्पर टी सेल पे भी ऐसे रिसेप्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स देखो हेल्पर टी सेल, यानी इसको तो हमने बोल दिया हेल्पर टी सेल, और ये क्या है, ये है मैक्रोफेज। तो देखो इन दोनों पे ही क्या है, यानी ऑन दी हेल्पर टी सेल, ठीक है ना, हेल्पर टी, इसको लिम्फोसाइट बोलेंगे, हेल्पर टी सेल है ये, और ये मैक्रोफेज है। इन दोनों की सरफेस पे क्या है, इन दोनों की सरफेस पे एक स्पेशल टाइप का क्या है, एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, और उस प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं, एक रिसेप्टर है स्पेशली जिसको हम बोल रहे हैं CD4 रिसेप्टर, यानी यहां पर भी CD4 है, यानी यहां पर भी CD4 है। तो ये जो CD4 रिसेप्टर ये है, ठीक है ना, CD4 रिसेप्टर ये वाला है। तो फ्रेंड्स मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल पे CD4 रिसेप्टर है, और वायरस पे क्या है, बोले ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन है GP120, जो वायरस के बाहर की तरफ एक नोब लाइक स्ट्रक्चर में बना हुआ है ना, स्पाइक लाइक बना हुआ है, तो GP120 हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू CD4 रिसेप्टर्स। ये जो CD4 रिसेप्टर है मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल पे, इनका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी इनको बाइंड करने में काम आएगा। जब जैसे ही वायरस आएगा तो वायरस इस CD4 रिसेप्टर से अटैच होगा, लेकिन किसके बीच अटैचमेंट होगा, तो हम बात करेंगे यहाँ जो अटैचमेंट है वो किसके, GP120 ऑफ वायरस, वायरस का GP120 एंड CD4 ऑफ एंड CD4 रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक बाइंडिंग हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा। तो अब वायरस है वो मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल से अटैच किस हेल्प से होता है, बोले वायरस का तो GP120 प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन,
एंड हेल्पर टी सेल या मैक्रोफेज का CD4 रिसेप्टर। तो अब यहां कह सकते हैं GP120 हैज कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टू दी CD4 रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन दी मैक्रोफेजेज एंड हेल्पर टी सेल्स। इन पे जो प्रेजेंट हैं इनसे ये बाइंड होता है। तो अब ये बाइंडिंग किस लिए जरूरी है? वायरस जैसे बॉडी में जाएगा तो कौन सी सेल में? बोले इम्यून सेल्स पे अटैक करता है। तो ये मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स क्या है? इम्यून सेल्स ही तो है, यानी इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। अब फ्रेंड्स इस फिगर के अंदर हमने यही बताया था। अब देखो इसके अंदर और क्या है? बोले वायरस के इनसाइड क्या है? तो इनसाइड द वायरस इट्स जीनोम है। वायरस के इनसाइड क्या है फ्रेंड्स? इसका जीनोम। वायरस के इनसाइड क्या है? इट्स जीनोम। तो यहां पर वायरस के इनसाइड इसका जीनोम है। वो जीनोम किससे बना हुआ है? बोले आरएनए से बना हुआ है। क्या है? जीनोम आरएनए से मेडअप है। और आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कैसा है फ्रेंड्स? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और आरएनए भी दो फॉर्म में है, टू आइडेंटिकल फिलामेंट्स आरएनए के। आरएनए के क्या है? टू आइडेंटिकल फिलामेंट, जैसे वन फिलामेंट और ये अनदर फिलामेंट, इस तरीके से है। और साथ में क्या है? बोले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है, जैसा कि हमने फिगर में देखा। ये 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 आइडेंटिकल फिलामेंट से बना हुआ है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से हैं। तो अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कर सकता है? इट कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम दी आरएनए। यानी आप कह सकते हैं इट कैन सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम दी आरएनए, यानी आरएनए से डीएनए बन जाता है। और ये काम किसका है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो इस तरीके से जीनोम इस तरीके का बना हुआ है। अब इसके बाद में इस जीनोम के बाहर की तरफ क्या था? भले ये क्या है? ये बोले आरएनए है। और ये क्या है दोनों? बोले ये है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और इनकी बाहर की तरफ क्या है? बोले प्रोटीन से बने हुए 2 कोट हैं, ये इनर कोट और ये आउटर कोट, जिनका हमने नेम बताया था। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ कह सकते हैं कि क्या है? जीनोम इज सराउंडेड बाई ए प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट से सराउंडेड है। इसमें इनर कोट भी है और आउटर कोट भी है। इनर प्रोटीन कोट इज कॉल्ड P24 एंड आउटर प्रोटीन कोट इज कॉल्ड P17 कोट, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं इनके जो नेम है P24 एंड P17, ये 2 टाइप के प्रोटीन कोट्स हैं। इस फिगर में देख सकते हैं इनर प्रोटीन कोट और ये आउटर प्रोटीन कोट। दिस वन इनर एंड दिस वन आउटर। ये बीच में जीनोम आ गया। तो अब बाहर की तरफ तो एनवेलप था, बीच में जीनोम है ना, सेंटर में। और इस जीनोम के अराउंड प्रोटीन से बना हुआ कोट है। तो वायरस के अंदर अगर लेयर्स की बात करें तो आउटर मोस्ट एनवेलप, फिर प्रोटीन कोट, फिर जीनोम। एनवेलप किससे बना हुआ है? लिपिड मेम्ब्रेन से। और लिपिड मेम्ब्रेन कैसी है? बाइलेयर्ड। और साथ में इस एनवेलप के ऊपर क्या प्रेजेंट है? बोले इस पे क्या प्रेजेंट है? बोले हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स प्रेजेंट हैं। ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्पाइक्स हैं, ठीक है ना। और इस स्पाइक के नीचे इसका पेडिसेल भी है, इसका स्टॉक भी है। और ये स्पाइक है वो कैसा ग्लाइकोप्रोटीन है? GP120। एंड जो पेडिसेल है वो कैसा ग्लाइकोप्रोटीन है? GP41। इस तरीके से है। अब ये GP120 का क्या सिग्निफिकेंस था? बोले ये वायरस का जो GP120 है, यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इस पर क्या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज हैं? किस पे बाइंड होने के लिए? मैक्रोफेज और CD जो T4 हेल्पर सेल है उस पर बाइंड होने के लिए यहां पर क्या है फ्रेंड्स? कुछ सीक्वेंसेज हैं। यानी GP120 के थ्रू वायरस मैक्रोफेज और T हेल्पर सेल से बाइंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इम्यून सेल्स पे अटैक करेगा। अब यहां पर इस वायरस की स्ट्रक्चर को हमने यहां जाना। अब हम बात करते हैं कि वायरस स्प्रेड कैसे होता है। तो वायरस के स्प्रेड होने के जो रीजन्स हैं वो जनरली मोस्ट ऑफ आप सभी जानते हैं, उनको हमें यहाँ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत वैसे पड़ती नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जो वायरस है, ठीक है ना, जनरली अकर्स बाई, पहला तो है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी आप कह सकते हैं अनप्रोटेक्टिव सेक्स हो जाता है उस केस में भी। दूसरा बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी आपने कंटामिनेटेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया है, चढ़ा दिया है, उस केस में भी। एंड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल को यानी अगर यूज कर लिया इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज। हालांकि हॉस्पिटल में तो जब इन्फेक्टेड पर्सन की जो शेयर की हुई, जो यूज की हुई नीडल है, यूज नहीं होती। लेकिन जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, स्पेशली इंट्रावीनस जो ड्रग्स लेने वाले, वो लोग क्या करते हैं, वो उसी सिरिंज को, जैसे फ्रेंड ग्रुप है, एक ने यूज किया, दूसरे ने भी उसी नीडल से, सिरिंज से इंजेक्ट कर लिया, यानी जो ड्रग है उसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट करते हैं वो खुद ही। और वो जब बैठते हैं तो एक ने इंजेक्ट किया, अब मान लीजिए कंटामिनेटेड है, ये मान लीजिए इन्फेक्टेड है ये पर्सन, और अब इसने ये सिरिंज नीडल यूज किया है, यही नीडल उसके फ्रेंड ने यूज कर लिया, तो वो फ्रेंड को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड जो नीडल्स हैं उनकी शेयरिंग होती है,
और शेयरिंग कौन करते हैं? ड्रग एब्यूजर्स। ड्रग एब्यूजर्स भी कौन से? जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स हैं, जो डायरेक्ट ब्लड में ड्रग्स को इंजेक्ट करने वाले, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, नेक्स्ट जो इन्फेक्टेड मदर और चाइल्ड में भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में थ्रू दी प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू क्रॉस कर सकता है। यानी मदर इफ इन्फेक्टेड है तो प्लासेंटा के थ्रू, यानी प्लासेंटा से कहाँ चला जाएगा? उसके चाइल्ड में, उसके बच्चे में ऐसे चला जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि मदर से प्लासेंटा, प्लासेंटा से चाइल्ड में इस तरीके से ये ट्रांसफर हो सकता है। तो ये 4 केसेज हैं जो जिनकी थ्रू फैलता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। अब यहाँ पर कौन से पीपल, यानी कौन से पर्सन ऐसे हैं जो जिन पे ज़्यादा फैलने का ज़्यादा डर रहता है, यानी जो ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, जिनके थ्रू हो सकता है। तो पीपल हु आर एट हाई रिस्क, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पे कौन से हैं, है ना, जो इन्फेक्शन जिनको हो सकता है। तो सबसे पहले तो है इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है ना, ये रीजन है। दूसरा है ड्रग एडिक्ट्स हु टेकिंग ड्रग इंट्रावेनसली। तीसरा है इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जिनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है ब्लड चढ़ाने की, उन वो भी रिस्क पे हैं। और चिल्ड्रन बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, एक HIV इन्फेक्टेड मदर के जो बच्चा होता है उसको भी रिस्क है। तो ये पर्सन ऐसे हैं जिनको हाई रिस्क है स्प्रेड होने का, ठीक है ना, होने का। अब यहाँ पर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं या फिर यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐसा है जो हमारे लिए स्टडी के लिए नहीं, ऐसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको HIV हो सकता है। तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना है, या फिर जो मिसकंसेप्शन नहीं फैलाने हैं, तो वो क्या नहीं फैलाने हैं, तो हमें ये बताना है लोगों को। एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू मियर टच, टच से नहीं फैलता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी नहीं फैलता है, ठीक है ना, इससे भी नहीं फैलता, इससे भी नहीं फैलता, हगिंग करेंगे तो भी नहीं फैलेगा, किसिंग से भी नहीं फैलेगा, और शेयरिंग मील्स, साथ में खाना खाएंगे तो भी नहीं फैलेगा, शेकिंग हैंड से भी नहीं फैलेगा, मॉस्किटो बाइट से भी नहीं फैलेगा, खांसेगा पेशेंट तो भी नहीं फैलेगा, छींकेगा यानी स्नीजिंग तो भी नहीं होगा, एंड लुकिंग आफ्टर एड्स पेशेंट, और इसकी अगर देखभाल करता है कोई तो उस केयर टेकर को भी ऐसे नहीं फैलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं एड्स डू नॉट स्प्रेड थ्रू मियर टच, फिजिकल कॉन्टेक्ट, हगिंग, किसिंग, शेयरिंग मील्स, शेकिंग हैंड्स, मॉस्किटो बाइट, कफिंग, स्नीजिंग एंड लुकिंग आफ्टर, इनके थ्रू नहीं फैलता है। इट स्प्रेड ओनली थ्रू दी बॉडी फ्लूइड, यानी ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लूइड का अगर शेयरिंग होता है, बॉडी फ्लूइड के आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तब होता है। जैसे अभी ऊपर सारे तरीके बताए है ना, इंट्रावेनस जो कंटामिनेटेड जो नीडल है उसको यूज कर लिया तो, है ना, उसकी मदर से चाइल्ड में हो गया, ठीक है ना, मल्टीपल सेक्सुअल जो पार्टनर है उनके उसमें हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे रीजन होते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जरूरी है कि पेशेंट को अगर हमें ठीक करना है तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है ना, फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड सोसाइटी। पेशेंट के फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए क्या जरूरी है? इन्फेक्टेड पर्सन को उसको फिजिकली भी अच्छा करना है और साइकोलॉजिकली भी अच्छा फील होना चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम दी फैमिली एंड सोसाइटी, यानी उसको फैमिली में ही रह के ट्रीटमेंट देना है, सोसाइटी में भी उसको इग्नोर नहीं करना है, यानी उसको इस नज़र से नहीं देखना है। तो अब ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्शन में आ गया तो उसको एक टाइम लगता है सिम्टम्स को आने में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए टाइम लेग बिटवीन द इन्फेक्शन बाय HIV एंड द अपीयरेंस ऑफ द एड सिम्टम, यानी उनके सिम्टम में आने में टाइम लगता है, कुछ में मंथ्स और कुछ में ईयर्स लग जाते हैं, यानी फ्रॉम फ्यू मंथ्स से लेके 5 to 10 ईयर्स तक ये टाइम लग जाता है। तो ये पीरियड वेरी करता है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो पेशेंट है ना, इन तरीके से तो फैलेगा नहीं, सिर्फ बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैलता है, और फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली पेशेंट को फील अच्छा करवाना है, यानी फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को क्या करना है? दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली एंड सोसाइटी, इनको अलग नहीं करना है, ठीक है ना, उनके साथ में अच्छे से पेश आना है। तो ये सब सारी चीज़ें करेंगे तो पेशेंट को जल्दी से ठीक होने में, या फिर आप कह सकते हैं वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। कंप्लीटली क्योर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से आप कह सकते हैं वो सोसाइटी में रह पाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देखा कि अब जो ये वायरस है इसका भी हमने स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये वायरस स्प्रेड कैसे होता है, या फिर ये वायरस बॉडी के अंदर जाके करता क्या है, यानी अंदर चला गया, स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया, अंदर कैसे गया ये भी हमने पढ़ लिया। अब अंदर जाके ये क्या करने वाला है, यानी मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस, एड्स वायरस का मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे एक फिगर के रूप में बात कर लेते हैं। इस फिगर को समझते हैं। देखो क्या होता है, ये क्या है,
ये वायरस है, रेट्रोवायरस है। ओके, दिस इज रेट्रोवायरस यानी एड्स का वायरस है। इसके बाहर की तरफ क्या है, वायरल प्रोटीन का कोट है, अंदर की तरफ क्या है, वायरल आरएनए कोर है। ये तो आरएनए है और ये बाहर की तरफ क्या है, वायरस का प्रोटीन कोट यानी नॉर्मल अपना एचआईवी वायरस है। अब ये क्या करता है, जब ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है वायरस, इनफेक्ट नॉर्मल सेल बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो अब इस सेल के अंदर जाएगा। ये इसका जो टारगेट क्या है, जो सेल हैं स्पेशली इम्यून सेल्स हैं उनके अंदर जाना, एंट्री करना, क्योंकि ये तो एक आप कह सकते हैं वायरस है तो सेल के इनसाइड जो एंटर करने वाला है। तो जब वायरस एंटर करता है तो ओनली उसका जीनोम एंटर करता है किसी भी सेल में जो एंट्री होती है। यानी देखो यहां पर ये दोनों अटैच हो गए, वायरस एंड सेल, है ना, ये सेल है, ह्यूमन सेल है, ये अटैचमेंट हो गया। तो अटैचमेंट कैसे हुआ, तो हमने पहले ही बताया था अटैचमेंट के लिए, तो क्या बताया था फ्रेंड्स, जो वायरस है यानी जो एचआईवी है उसकी सरफेस पे तो क्या है, उसकी सरफेस पे तो GP120 है, ठीक है ना। और जो ह्यूमन सेल है उसकी सरफेस पे क्या है, बोले इसकी सरफेस पे यहां पर क्या है, बोले रिसेप्टर्स है, कौन सा, CD4 रिसेप्टर। तो CD4 रिसेप्टर जो है ये ह्यूमन सेल की सरफेस पे है, स्पेशली मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल की सरफेस पे, और ये जो एचआईवी है उस पर GP120 नाम का जो ग्लाइको प्रोटीन है। तो इस तरीके से ये GP120 और CD4 इसका कॉम्बिनेशन होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। इसके बाद में ये वायरस एंटर करेगा, यानी उसका ओनली जीनोम है ना, एचआईवी का ओनली जीनोम यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो देखो वायरल जो आरएनए है वो अंदर चला जाएगा, वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, सेल के अंदर चला गया साहब। आरएनए देखने से लग रहा है यहाँ पे चला गया अंदर, देखो ये चला गया साहब। अब ये जो आरएनए है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। आरएनए से क्या बनेगा सेल में जाने के बाद में, डीएनए। तो वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर हमने कह दिया कि साहब इस तरीके से ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो आरएनए से क्या बन गया, डीएनए बन गया। तो ये क्या बन गया फ्रेंड्स, ये हो गया डीएनए, और ये ऊपर वाला क्या था, ये था आरएनए। तो इस तरीके से एंजाइम ने डीएनए बना दिया। अब डीएनए क्या करेगा, बोले ये डीएनए इस सेल का जो खुद का जीनोम है, भाई ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको ह्यूमन सेल का, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इनसाइड क्या है, इसका डीएनए है। तो वायरस का डीएनए इसके डीएनए के साथ में जुड़ जाता है, यानी जो वायरस का डीएनए है वो इसके डीएनए के साथ में, यानी ह्यूमन सेल के डीएनए के साथ में ऐसे ही जुड़ गया, अटैच हो गया। तो अब ह्यूमन का डीएनए भी है और वायरस का डीएनए भी है, यानी ये तो क्या है, वायरल डीएनए, एंड ये क्या है, ह्यूमन डीएनए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से दोनों का डीएनए जुड़ गया। अब डीएनए से क्या होता है, डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, डीएनए अपने को कॉपी करता है। तो ठीक ऐसे ही ये जो डीएनए है, इस डीएनए से भी आप कह सकते हैं कॉपी बनती है। क्या बनता है डीएनए से, तो हमें बेसिकली हमें पता है कि डीएनए टू आरएनए बनता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है ना। और इस आरएनए से क्या बनता है, बोले फाइनली इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोसेस हमें पता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, क्लियर। तो अब यहां पर इस डीएनए से यानी वायरल डीएनए से भी और होस्ट डीएनए से भी यानी यहां पर प्रोटीन बनेंगे। पहले आरएनए बनेगा तो न्यू वायरल आरएनए बन जाएगा, ठीक है ना। और न्यू वायरल आरएनए बनेगा और साथ में क्या बन जाएंगे, प्रोटीन भी बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, वायरल प्रोटीन भी। यहां इस फिगर में शो नहीं कर रखा, लेकिन अब ऐसे कह सकते हैं कि साहब साथ में और क्या बन जाएगा, बोले वायरल प्रोटीन भी बन गया। क्या बन गया, वायरल प्रोटीन भी। तो प्रोटीन कैसे बना, तो बोले आरएनए भी बन गया और आरएनए से प्रोटीन बन गया। तो यहां पर ये तो वायरल का आरएनए है, ये तो आरएनए है, जो अभी नया वाला आरएनए बना है वो है, और ये वायरल प्रोटीन है। दोनों आपस में क्या होंगे, बोले जुड़ेंगे और नया वायरस बन जाएगा, ये न्यू वायरस बन गए। तो अब एक सेल के अंदर न्यू वायरस बनने का यही स्टोरी है कि वायरस एंटर करता है, वायरस अपने आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है, वायरल का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, एंड देन वायरल आरएनए की कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, और ये वायरल आरएनए की जो कॉपीज और साथ में वायरल आरएनए प्रोटीन की कॉपी भी बनती हैं, प्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है, और फाइनली इस तरीके से नए वायरल पार्टिकल बन जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यही बात हमें यहाँ समझना है कि मोड ऑफ एक्शन भी ऐसे ही है। तो देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में वायरस चला गया है, द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेज। वायरस किस में एंटर करता है, मैक्रोफेजेज में एंटर करता है। तो मैक्रोफेजेज हमारे ब्लड में ऐसी सेल्स हैं जो ब्लड से बाहर निकल के टिश्यूज में आ जाती हैं।
तो ये मान लीजिए वायरस जो गया है तो टिश्यूज में है या फिर ब्लड के अंदर है, तो वो मैक्रोफेजेज उस वायरस को अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है ना। तो वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेजेज वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट। तो इसका जो जीनोम है, वायरस का जो जीनोम है वो रेप्लिकेट होगा, ठीक है ना, कॉपी बनेगी टू फॉर्म वायरल डीएनए, और फिर उससे वायरल डीएनए बन जाएगा। तो आरएनए से क्या बन गया, डीएनए, विथ द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से क्या बन जाएगा, एंजाइम, ये आपका आरएनए बन जाएगा। तो अभी हमने फिगर को देखा था कि यहाँ पर आरएनए एंटर करने के बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल डीएनए बन जाता है। तो वायरल डीएनए बन गया। अब वायरल डीएनए क्या करता है, दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए, होस्ट सेल के डीएनए से ये अटैच हो जाता है। यानी यहाँ पर ये देखो फिगर में देखो, वायरल डीएनए था जो बना है वो होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब क्या होगा, ये जो वायरल डीएनए है ये क्या करता है, डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, यानी वायरस पार्टिकल बनाने के लिए, यानी सेल को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, खुद आके जुड़ गया, डायरेक्शन दे रहा है कि मेरा भी मेरे में जो इन्फॉर्मेशन है, यानी वायरल डीएनए है, तो बोले मेरे में जो इन्फॉर्मेशन है उससे प्रोटीन बनाओ और वायरल आरएनए भी बनाओ। तो देखो वायरल आरएनए भी बन गया और वायरल प्रोटीन भी बन गए, तो इस डीएनए से ही बने। यानी जब हमारे डीएनए से होस्ट डीएनए से कौन जुड़ गया, कौन अटैच हो गया, वायरल डीएनए। तो अब वायरल डीएनए से क्या बन गया, बोले वायरस के नए पार्टिकल बने। क्या क्या बने, तो बोले वायरस के पार्टिकल्स में क्या बना, बोले वायरस का आरएनए एंड वायरल प्रोटीन, ये बने। तो वायरल प्रोटीन जब इंटीग्रेट होगा ये असेंबली बनाएगा और आरएनए भी, ये दोनों मिलके असेंबल होंगे तो क्या बन जाएगा, वायरस के न्यू पार्टिकल। भाई डीएनए से आरएनए भी बना और वायरल प्रोटीन भी बने, ये असेंबल होगा तो फाइनली क्या बन जाएंगे, न्यू वायरस पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मैक्रोफेज में क्या हो गया, द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, मैक्रोफेज है ना वायरस बना रही है। यहाँ पर मैक्रोफेज ने क्या बना दिया फ्रेंड्स, न्यू वायरसेज बना दिए, ठीक है ना। तो अब मैक्रोफेज में ये वायरसेज बने हैं, तो मैक्रोफेज को हम यहाँ एक टर्म यूज करेंगे, मैक्रोफेज को क्या बोलेंगे, इन दिस वे इट एक्ट्स लाइक ए HIV फैक्ट्री। इसने तो वायरस तैयार कर रहा है, तो अपने अंदर ले लिया और नए वायरस बना रहा है। हालांकि इसका कोई दोष नहीं है, वायरस का खुद का ये प्रॉपर्टी है, वायरस किसी भी सेल के अंदर जाता है तो इस तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर वायरस किस सेल में जा रहा है, वायरस का क्या है, उसको मैक्रोफेज अच्छी लग रही है। यानी जो मैक्रोफेज हमारी बॉडी में एंटर करने वाले किसी पैथोजन या फिर किसी भी एंटीजन को खा के एंगल्फ करके इसको डिकम्पोज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी में जब ये HIV वायरस आता है तो नहीं कर पाती और HIV वायरस की क्या बन जाती हैं, कॉपीज बन जाती हैं। तो ये मैक्रोफेजेज किसी एंटीजन को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे लाइक माई बैक्टीरिया, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वायरस को डिस्ट्रॉय करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखो मैक्रोफेज में जब वायरस बहुत सारे हो जाएंगे तो मैक्रोफेज क्या होगी, अब मैक्रोफेज में से वायरस रिलीज होंगे। तो रिलीज कैसे होंगे मैक्रोफेज में से, बोले बाहर निकल जाएंगे, मैक्रोफेज जब बस्ट होगी तो उससे बाहर निकल जाएंगे। तो अब ऐसा ही सेम घटना किसके साथ में होता है, तो हमने अभी देखा कि वायरस जो है वो एंटर किया किसमें, मैक्रोफेज में, ठीक है फ्रेंड्स। और मैक्रोफेज से क्या निकले, न्यू वायरस, मैक्रोफेज से बाहर क्या निकला, न्यू वायरस पार्टिकल्स। अब ये न्यू वायरस पार्टिकल किस में एंटर करेंगे, बोले दे एंटर इन दी टी हेल्पर सेल, यानी जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है ना उसमें, ठीक है ना। हेल्पर टी लिम्फोसाइट में जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे, यानी मैक्रोफेज से बाहर निकल के, तो मैक्रोफेज ने नए वायरस पार्टिकल बनाया था, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको वायरल फैक्ट्री बोल दिया, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, फैक्ट्री, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल दिया, HIV की फैक्ट्री बता दिया साहब। तो अब ये प्रोसेस होगा, देखो यहाँ आपने देखा वायरस मैक्रोफेज में एंटर किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक ऐसे अब नए जो वायरस बने हैं वो टी हेल्पर सेल्स के अंदर एंटर करेंगे और इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पर सेम तरीके से होगा कि साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू दी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर ये एंटर करेगा और क्या हो जाएगा, अपनी रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेज, नए वायरस बनाएगा। एंड द प्रोजेनी वायरसेज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, वापस ब्लड में रिलीज हो जाएंगे भाई, जैसे एंटर करेंगे इसमें TL4 सेल में तो यहाँ पर प्रोजेनी वायरस बन जाएगा, मतलब नए वायरस। एंड प्रोजेनी वायरसेज क्या करेंगे, अब नया जो टी हेल्पर सेल है उस पर अटैक करेगा, यानी ये सेल तो बस्ट हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और नए इस तरीके से नए में एंटर करेंगे। यानी जो वायरस शुरू में मैक्रोफेज में एंटर किया था वहां उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, न्यू वायरल पार्टिकल बने, दीज न्यू वायरल पार्टिकल
इन्होंने किस पे अटैक किया, टी हेल्पर सेल के अंदर अटैक किया और अपना पॉपुलेशन बढ़ाया, नया प्रोजेनी वायरस बना। और अब ये नया प्रोजेनी वायरस टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता जाएगा और नई हेल्पर सेल में एंटर करता जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी वायरस हैं वो ब्लड में रिलीज हो जाएंगे एंड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, अदर टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करते जाएंगे। तो अब रिपीटेडली बार बार ऐसे होगा तो क्या होगा, बोले दिस इज रिपीटेड, बार बार होता है एंड लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन दी नंबर टी लिम्फोसाइट्स, यानी आप कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स का जो नंबर क्या है कम हो जाएगा। भाई बार बार ऐसे नया वायरस बनता जाएगा और टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करता जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय करता जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टी हेल्पर सेल का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिजीज धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जब प्रोसेस किसी पेशेंट में चल रहा है तो उसको कुछ सिम्टम आ सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, उसको फीवर भी आएगा, उसमें लूज मोशन यानी डायरिया भी हो सकता है, उसका वेट लॉस भी होगा। तो ये सिम्टम्स आते हैं किसी पेशेंट में, तो जनरली डॉक्टर क्या बोलता है, या तो ट्यूबरकुलोसिस है या फिर HIV है ना, एकदम से ऐसे सारा सब कुछ होता है। भाई फीवर भी आ रहा है और डायरिया भी हो रहा है और वेट लॉस भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो जाता है कि साहब उसको HIV है। क्योंकि ये देखो ये सिम्टम कब आ रहे हैं, व्हेन वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड दी टी हेल्पर सेल्स एंड इट, है ना, स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय, यानी एक तरीके से वो इनको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उस समय ये सिम्टम्स आ रहे हैं। अभी डिजीज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, सिम्टम आने लग गए, बट डिजीज के जो रियल सिम्टम हैं वो अभी नहीं आए हैं। अभी क्या होगा, तो बोले एड्स का जो वायरस है ये किसको डैमेज कर रहा है, टी हेल्पर सेल्स को डैमेज कर रहा है। तो टी हेल्पर सेल्स को डैमेज करने की वजह से क्या होगा, टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो जाएगा। टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम होगा तो क्या होगा, बोले इम्यूनिटी जो है, स्पेशली जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वीक होने से क्या होगा, अदर इन्फेक्शंस हो जाएंगे, यानी अब दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनको मौका मिल जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना, यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे उस पेशेंट में। तो देखो वायरस ने किया कुछ नहीं है, वायरस ने कोई बीमारी कोई डिजीज कोज नहीं की है, यहाँ पर वायरस ने मैक्रोफेज के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया एंड देन मैक्रोफेज से वायरस निकल के टी हेल्पर सेल में जाता है और प्रोजेनी बनती है और बार बार टी हेल्पर सेल्स पे अटैक करता है और टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अल्टीमेटली टी हेल्पर सेल का नंबर डाउन हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर ये सिम्टम्स आते हैं। तो इम्यूनिटी कमजोर हो गई, इम्यूनिटी वीक हो गई, तो ड्यू टू द डिक्रीज्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अदर जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, वो अदर माइक्रोब्स को चांस मिल जाता है। तो अब फ्रेंड्स क्या होगा उस पेशेंट में, उसमें आएंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी जो जिनका जोर नहीं चल रहा था, ताकत नहीं थी उनमें उस पेशेंट, लेकिन अब क्या है पेशेंट खुद जो कमजोर हो गया है, तो अब इन माइक्रोब्स को एनर्जी आ जाएगी, एक तरीके से ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, अब नए नए इन्फेक्शन होंगे उसके अंदर। कौन से और क्यों होंगे, बोले ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। भाई टी हेल्पर सेल्स का नंबर डाउन हो गया और कितना डाउन, बिलो दी 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी वैसे जनरली ग्रेटर देन 900 होता है, ग्रेटर देन 900 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ये होता है, ये नॉर्मली होता है। और ये जब लिम्फोसाइट डाउन होके कितनी होगी, 200 इतना आ गया डाउन, है ना, तब क्या होगा, है ना, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और क्यों उसको इन्फेक्शन होंगे, ड्यू, है ना, बैक्टीरिया की वजह से होंगे। स्पेशली कौन कौन से बैक्टीरिया, बोले माइकोबैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्मा। मीन्स स्पेशली जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, अदर वायरसेज, फंगी एंड जो पैरासाइट टोक्सोप्लाज्मा, ये इन्फेक्शन इनका होने लगेगा। अब इन्फेक्शन क्यों होने लगेगा, इम्यूनिटी कमजोर हो गई इस वजह से इन्फेक्शन होगा। तो बोले पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडेफिशिएंट, बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ना, तो वो क्या अनेबल हो गया है ना, ही और सी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन, यानी वो अपने आप को बचा नहीं पाता, उसमें प्रोटेक्शन पावर ही नहीं रहा। तो इम्यूनिटी वीक होने की वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आते हैं, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन है उनकी वजह से अब क्या सिम्टम आएंगे, तो बोले ये माइल्ड फॉर्म ऑफ HIV है, जिसको बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स आने लगेंगे, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स आएंगे। वाई, बिकॉज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है उसके थ्रू मैनी जो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस हैं, वो डिजीज कोज करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना, उसमें इन्फेक्शन कोज करेंगे। तो माइल्ड सिम्टम्स में क्या आएंगे, फर्स्ट सिम्टम स्वलन लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाती हैं, ठीक है ना, ये एक सिम्टम। दूसरा बाउट्स ऑफ फीवर आता रहता है।
रिपीटेड एपिसोड ऑफ डायरिया, बार बार कहने का मतलब डायरिया होता है। वेट लॉस तो होता ही है, साथ में प्रोलॉन्ग्ड कफ, खांसी भी आने लगती है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी अटैक हो रहा है। सॉरी, खांसी मुझे भी आ रही है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं, अभी कोल्ड चल रहा है। तो प्रोलॉन्ग्ड कफ होता है, वेट लॉस होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक कफ रहता है, वेट लॉस तो होता ही होता है, और डायरिया होता रहता है पेशेंट को, और फीवर आता रहता है, और लिम्फ नोड में स्वेलिंग। तो ये एक तरीके से एड्स का इनिशियल स्टेज है, माइल्ड फॉर्म ऑफ एड्स। अब लेकिन मान लीजिए फुली ये जब सिम्टम्स और आगे यानी इन्फेक्शंस और ज़्यादा फैलेंगे, तो अब क्या होगा, तो बोले उसकी वजह से फुल ब्लॉन एड्स होगा, यानी उसके सिम्टम्स आएंगे। देखो क्या क्या डिजीज हो जाएंगे उसमें। तो पेशेंट बिकम फुली इम्यून डेफिशिएंट इन दिस पीरियड, यानी अब लास्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है। और टी लिम्फोसाइट और जो CD4 काउंट है, टी लिम्फोसाइट को या CD4 काउंट है वो लेस देन 200 पर 10⁶, यानी कहने का मतलब इतना पर लीटर में, है ना। वहां पर जो डेटा था पिछला वो क्यूबिक मिलीमीटर में था, वहां था लेस देन 200 ऑफ पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और यहाँ पे है लेस देन 200 × 10⁶ पर लीटर ऑफ द ब्लड। ऐसा है, दोनों इक्वल डेटा है, तो इससे कम हो जाता है। और नॉर्मली डेटा कितना है, ग्रेटर देन 900 × 10⁶ पर लीटर, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 900 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है ना। और अब इस कंडीशन को बोलेंगे फुल ब्लोन एड्स, यानी जब CD4 सेल्स इतनी हो जाएंगी तो फुल ब्लोन एड्स हो जाएगा। और ये फुल ब्लोन एड्स में क्या होगा, बोले अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, अपीयर होने लगेंगे। इन्फेक्शन तो हो गया बट उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। फर्स्ट डिजीज हो जाएगी ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करेगा, माइकोबैक्टीरियम एवियम। माइकोबैक्टीरियम एवियम, वैसे टीबी का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ही इसी का फॉर्म है, ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, यानी टीबी हो जाता है। साथ में क्या हो जाता है, कैंडिडियासिस, यानी कैंडिडियासिस का मीनिंग है कि जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ पे, माउथ एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी जो फूड पाइप है उसके अंदर, और माउथ में, यानी व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स हो जाएंगे। तो कैंडिडियासिस हो जाएगा बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस, इसकी वजह से व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाएंगे अंदर। तो ये अपने आप में ये भी आगे प्रोग्रेस होने लगता है डिजीज। फिर न्यूमोनिया बाय फंगस न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, है ना। न्यूमोसिस्टिस कैरिनी जो है वो एक फंगस है, और इस फंगस की वजह से न्यूमोनिया हो जाता है। लंग्स में देखो टीबी भी हो गई और न्यूमोनिया भी हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये टीबी स्किन की भी हो सकती है, लंग्स की भी हो सकती है, लेकिन न्यूमोनिया स्पेशली लंग्स से रिलेटेड है। फिर कैंसर भी हो जाता है कुछ पेशेंट्स को। कुछ पेशेंट्स में इस स्टेज में क्या होता है, स्किन का और लिम्फ नोड्स का कैंसर हो जाता है, जिसको बोलते हैं कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा जो है स्पेशली HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में होता है, यानी एड्स में होता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। कैपोसिस जो सार्कोमा है ये स्पेशली लिम्फ नोड एंड स्किन का कैंसर है, ठीक है ना। कैपोसिस सार्कोमा क्या है, कैंसर ऑफ द स्किन एंड लिम्फ नोड्स, और ये HIV पेशेंट को होता है, बिकॉज HIV का जो वायरस है वो ओंको वायरस की तरह बिहेव करता है, यानी कैंसर कोजिंग वायरस की तरह बिहेव करता है। तो ये जो एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद में क्या कर रहा है, देखो कैंसर भी कोज कर रहा है, न्यूमोनिया भी कोज कर रहा है, कैंडिडियासिस भी कोज कर रहा है, ट्यूबरकुलोसिस भी कोज कर रहा है, और साथ में एनसिफेलाइटिस। एनसिफेलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एक तरीके से ब्रेन के अंदर सिफेलाइटिस हो गया, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया बाय दी टॉक्सोप्लाज्मा टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। तो बेटा ये टॉक्सोप्लाज्मा है, ये एक प्रोटोजोन है ना, ये पैरासाइट है, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, जो सेल के इंटरसेलुलर पैरासाइट है। तो ये क्या काफ़ी हार्मफुल है। तो इस तरीके से एनसिफेलाइटिस भी हो जाता है, और ये सारे के सारे फुल ब्लोन एड्स में होते हैं। तो क्या अब इन्फेक्शन के बाद में बच पाएगा, एड्स से नहीं मरा, अदर इन्फेक्शन से पेशेंट मरता है। इसलिए आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है, अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है ना। इसकी ग्रोथ को, इसको आप कह सकते हैं जो बॉडी में इसका जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल करके पेशेंट की लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है, उसका ना बाकी क्योर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बात आती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो बेटा स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे सबसे पहले तो कि उसमें है या नहीं। तो आप कह सकते हैं एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे है, एलिजा से पता लगाएंगे। तो एलिजा अगर पॉजिटिव आ गया, इफ एलिजा पॉजिटिव, तब उसके बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, क्या, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, है ना। और ये वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडीज इन दी पेशेंट सीरम, पेशेंट की सीरम में एंटीबॉडीज का पता लगाता है। देखो ऊपर वाला टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये क्या डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट दी एंटीजन ऑफ HIV के एंटीजन को, यानी HIV के जो प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है एक तरीके से। फिर उसके बाद में पता चला कि यार वो पॉजिटिव आ गया, तो देखें एंटीबॉडी बनी है क्या, बॉडी ने क्या रेस्पॉन्स दिया, एंटीबॉडीज भी से, तो ये कंफर्म हो गया, इट मीन्स इट कंफर्म।
यानी एंटीबॉडीज भी बन गई, तो ये कंफर्म हो गया। तो इसका मीनिंग ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। साथ में नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है पीसीआर, जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो पीसीआर है फ्रेंड्स, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब एंटीबॉडीज को हम डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए एलिजा में डिटेक्ट करें, तो वहाँ पर कभी कभी जो हमारा जो वायरस का जो वो मिला है, कोई भी प्रोटीन मिला है, या फिर आप कह सकते हैं वायरस का जो डीएनए मिला है, तो वो उसको एम्पलीफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पीसीआर जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। बाकी कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है, वेस्टर्न ब्लॉट है जो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन्वेस्टिगेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो एलिजा है, इसका क्या प्रिंसिपल है? एलिजा को हम बोल रहे हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट, है ना। ये एक डायग्नोस्टिक किट आती है, तो ये डायग्नोस्टिक किट के थ्रू हम डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इसके मेथड का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करना है कि इस एलिजा में जनरली होता क्या है। तो हमने अभी बताया कि एलिजा इट इज ए टेक्निक विच कैन डिटेक्ट एंड इवन क्वांटिटेट। ये डिटेक्ट भी कर सकती है और क्वांटिटी भी बता सकता है कि इतना क्वांटिटी में है, ठीक है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन चाहे हमारी बॉडी में थोड़ा सा ही एंटीबॉडी है, थोड़ा सा ही कोई प्रोटीन है, उसको भी बता देगा, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो इस टेक्निक में क्या होता है, एंजाइम की हेल्प से बॉडी के अंदर एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी भी है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट है, उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन डिटेक्ट एंड क्वांटिटेट, यानी डिटेक्ट भी कर लेगा प्रेजेंस को, और उसकी कितनी क्वांटिटी उसको भी पता कर लेगा, चाहे कितना भी कम हो, यानी वो बहुत ही कम अमाउंट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से काफ़ी एक तरीके से सेंसिटिव टेक्निक है, इसलिए काफ़ी यूजफुल है। और यहाँ पर जो इस टेक्निक के अंदर एक रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन अलाउड टू प्रोसीड इन स्पेशलाइज्ड एलिसा प्लेटो ट्रे, यानी एलिसा के प्लेटो ट्रे आती है, लेबोरेटरी है, हमें यहाँ लेबोरेटरी के थ्रू बताई जाने वाली टेक्निक है। यहाँ पर हमें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर ये कॉमनली यूज इसमें जो एंजाइम्स है, अभी बोला ना एंजाइम की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, तो पेरोक्सीडेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज, दीज आर इंपॉर्टेंट। एलिसा टेस्ट में कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं एलिसा किट के अंदर, तो हम यहाँ बोलेंगे पेरोक्सीडेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम्स। तो फ्रेंड्स ये जो एंजाइम्स है, इनका जो प्रिंसिपल है वो हम यहाँ नहीं पढ़ना, वो बायोटेक में पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। बाकी यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि पेरोक्सीडेज एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज दे आर टू टाइप ऑफ एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन एलिसा टेक्निक। और एलिसा टेक्निक के अंदर क्या होता है, इट कैन डिटेक्ट और इवन क्वांटिटेट वेरी एक्सट्रीमली लो क्वांटिटी, एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकती है, एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकता है, किसी प्रोटीन को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से एलिसा टेस्ट काफ़ी यूजफुल टेस्ट है। अब सब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि एचआईवी का जो ट्रीटमेंट क्या है। तो एचआईवी के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें मेडिसिन हैं, अभी पूरी तरीके से क्योर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मेडिसिन है उनकी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट, वैसे जनरली तो 2 है, फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, दे आर एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ये क्या है, एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, यानी जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, डीएनए से क्या, आरएनए से क्या बनाता है, इट मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए, ऐसा ही हुआ था ना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये करता है, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड चाहिए। तो अगर न्यूक्लियोसाइड के जैसी ही स्ट्रक्चर, ये जो मेडिसिन रियल में क्या है, एनालॉग ऑफ न्यूक्लियोसाइड है, यानी आरएनए से डीएनए बनना होता है, तो उस केस में क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड चाहिए। उसमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर न्यूक्लियोसाइड रिक्वायर्ड है जनरली, ठीक है ना। टर्म फर्स्ट में आपने पढ़ा था, तो न्यूक्लियोसाइड यहां पर रिक्वायर्ड होंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्या बन जाएगा, डीएनए, इन न्यूक्लियोसाइड के यूज से क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर इस तरीके से आप कह सकते हैं ये डीएनए बन गया। लेकिन अगर हम यहां पर इस न्यूक्लियोसाइड के जैसा ही एनालॉग दे दें, उसके जैसे ही मिली जुली स्ट्रक्चर वाला, जिसको हम बोलते हैं आरटीआई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी ये दे दें, तो ये दे देंगे, तो अब क्या होगा, फॉल्स न्यूक्लियोसाइड चला गया वहां पे। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या है, एक तरीके से फॉल्स न्यूक्लियोसाइड है। तो ये न्यूक्लियोसाइड के जैसे ही हैं, एनालॉग हैं, और ये फॉल्स हैं। तो जब आप कह सकते हैं, जब हम मकान बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो उसमें ब्रिक यूज कर रहे हैं, ब्रिक, है ना। अब जो ब्रिक है, ओरिजिनल ब्रिक है, वो हम यूज कर रहे हैं, तब हमारा जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा।
इसको ऐसे समझ सकते हैं, तब वॉल क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ओरिजिनली जब आप कहते हैं आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या यूज करता है, न्यूक्लियोसाइड्स यूज करता है, एंड दीज न्यूक्लियोसाइड हैं वो डीएनए बनाने में यूटिलाइज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं उस वॉल को बनाने के लिए ब्रिक यूज ना करके जो सॉइल का बना हुआ एक आप कह सकते हैं कच्चा जो ब्रिक है, जिसको पकाया हुआ नहीं है, जो हार्ड नहीं है, जस्ट डिजाइन बनाया हुआ है, और वो रख लेते हैं। तो उस वॉल के अंदर अगर हम सॉइल से बना हुआ बिना एक तरीके से आप कह सकते हैं पकाया हुआ जो ब्रिक है वो रख देंगे तो क्या होगा, बोले ऐसी ब्रिक, बहुत सारी ब्रिक अगर लग जाएंगी बीच बीच में तो वो वॉल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, वॉल ढह जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो जनरली जो न्यूक्लियोसाइड है वो यूज होते हैं तो डीएनए अच्छा ओरिजिनल डीएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स यानी ये एनालॉग ऑफ न्यूक्लियोसाइड अगर दे दें तो ये तो क्या है, ओरिजिनल न्यूक्लियोसाइड नहीं है, तो ये भी बीच बीच में उस डीएनए में जुड़ जाएंगे तो डीएनए अनस्टेबल हो जाएगा, डीएनए अनस्टेबल रहेगा, फंक्शनिंग रहेगा ही नहीं, तो इस तरीके से डीएनए ही खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये आप कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इनहिबिटर्स हैं। तो अभी देखो हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये। तो जनरली जो न्यूक्लियोसाइड आरएनए से डीएनए बनाने में काम आते हैं उनकी प्लेस में ये खुद लग जाते हैं, तो जो बना हुआ डीएनए वो डिफेक्टिव डीएनए होगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में जो मेडिसिन है वो है जीडोवुडिन, काफ़ी फेमस नेम है, प्रीवियसली इसको एजेड-टी है ना, एजाथाइमिडीन बोलते थे, लेकिन यहाँ पर एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं। तो ये जो जीडोवुडिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ऐसे स्टावुडिन, ऐसे ही ट्रिजीविर, ऐसे ही डीडीआई जिसको डाइडेक्सिमिडीन बोलते हैं, फोर्सकारनेट, लेकिन जीडोवुडिन का स्पेशली, स्टावुडिन का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में प्रोटीएज इनहिबिटर्स, यानी इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, कुछ एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं। तो आरएनए का जो प्रोटीन बनता है उसका फॉर्मेशन भी अगर रोक दें तब भी आप कह सकते हैं वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं। तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स यूज करेंगे जिसमें रिटोनावीर, नेल्फिनावीर एंड सेक्वेनावीर यूज करेंगे, सारे वीर हैं यानी प्रोटीएज को इनहिबिट करने के लिए तैयार हैं। तो प्रोटीएज क्या है, तो बोले प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को बनाता है, वायरल प्रोटीन को बनाता है। तो वायरल प्रोटीन्स को बनाने वाले प्रोटीएज को ही अगर इनहिबिट कर दें तो वायरल प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ही यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर तो डीएनए के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे हैं और प्रोटीएज इनहिबिटर्स वायरल प्रोटीन के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब तीसरा जो थेरेपी है इन दोनों का कॉम्बो है वो है हार्ट। हार्ट का मीनिंग है HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव। तो इस हाईली एक्टिव को, इसको हाईली एक्टिव कैसे बनाया इस थेरेपी को, बोले इसमें इट इंक्लूड्स बोथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड प्रोटीएज इनहिबिटर्स, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ करके यूज करेंगे। तो उसी को बोल दिया हमने HAART, हार्ट बोल दिया, ठीक है ना। तो हार्ट यानी ये एक तरीके से हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रीटमेंट अगर बात कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव है, ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकता है, बिकॉज ये वायरस को ख़त्म नहीं कर सकता ये ट्रीटमेंट, ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को स्लो कर सकता है, यानी जो CD4 सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, उनके डैमेज को कम कर सकता है, कंप्लीटली रोक नहीं सकता है ना, बट कैन नॉट प्रिवेंट दी डेथ। तो इस तरीके से डिजीज है ना वो अभी तक क्योरेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन है वो ही इसका मेन उपाय है। तो बोले एक तो एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के लिए इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है। एक तो नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ बीन सेटअप अंडर द हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसके अंदर में ये कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स करती है, इसके थ्रू अवेयरनेस फैलाती है। ऐसे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एजुकेशन के थ्रू लोगों में इसको यानी फैलाना है एजुकेशन, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, यानी सैंपल लीजिए बार बार, जिससे क्या होगा ब्लड की स्क्रीनिंग करेंगे लोगों की तो पता चल जाएगा, पेशेंट अर्ली स्टेज में पता चल गया, या फिर जो पेशेंट एक बार पता चल गया तो दूसरों को उसको रोक तो सकते हैं ना स्प्रेड करने से, अदरवाइज उसकी स्क्रीनिंग नहीं होगा तो वो पता नहीं कितने लोगों में फैला चुका होगा। ऐसे ही बैन ऑन प्रोस्टिट्यूशन, यानी जो ये एक तरीके से इसकी वजह से ये भी एक रीजन होता है सेफर सेक्स को अवेयरनेस को फैलाना है, यानी कह सकते हैं, कहने का मतलब कंडोम्स यूज करना है प्रोटेक्टिव, जो सेक्स के थ्रू भी प्रिवेंट कर सकते हैं। यूज ऑफ डिस्पोजेबल्स, यानी जो नीडल्स हैं यूज़ करते हैं वो डिस्पोजेबल नीडल्स हॉस्पिटल्स में जनरली यूज़ होती हैं, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नीडल्स हैं वो डिस्पोजेबल हैं, दोबारा यूज नहीं होती हैं। ऐसे ही आप जो रेजर यूज़ कर रहे हो उसका स्टेरिलाइजेशन, स्पेशली घर में तो क्या, लेकिन मान लीजिए सेम रेजर से 2 जगह यूज़ हो रहा है, जैसे आप बार्बर की शॉप में जाते हैं
तो वहाँ पर जनरली ऐसे होता है, वो ब्लेड चेंज करता है कई बार, तो पुराने टाइम में तो करते भी नहीं थे, आजकल तो अवेयरनेस हो गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्लेड ही नहीं, उसका जो रेजर है ना वो भी, यानी जो पेशेंट है उसको मान लीजिए रेजर से कट लग गया तो हो सकता है उसका ब्लड थोड़ा बहुत उस रेजर पे रहे, तो रेजर को स्टलाइज करना है, ब्लेड्स को स्टलाइज करना है, एंड डेंटल इक्विपमेंट्स जो आप कह सकते हैं जनरली जो डेंटल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनको भी स्टलाइज करना है, ठीक है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं दूसरा और एक उपाय है कि एड्स पेशेंट नीड हेल्प एंड सिंपैथी, उनको हेल्प की जरूरत है, उनको हेल्प करना, उनको मॉरली ट्रीट करना है, ठीक है ना, सिंपैथी शो करनी है, इंस्टीड ऑफ बीइंग शंड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी उनको ऐसे नहीं अलग थलग कर देना है ना, इग्नोर नहीं करना है। तो इस प्रकार से इस डिजीज को प्रिवेंट करने में ही करना ही अपने आप में उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ ए मेलेडी, एक ऐसा डिजीज है दैट कैन ओनली बी ट्रैक्ड बाय सोसाइटी, टैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फर्टेनिटी, यानी जो मेडिकल जो स्टाफ है, मेडिकल जो फर्टेनिटी है, यानी स्पेशली जो मेडिकली जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो, प्लस सोसाइटी के थ्रू जो टैकल करने का जो तरीका है वो दोनों मिलके ही इसको टैकल कर सकते हैं। यानी जो सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो और मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो तो हो ही, तो ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड को, ठीक है ना। यानी सोसाइटी में भी अवेयर होना जरूरी है। तो एड्स का जो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से क्योर नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो एड्स एज नो क्योर, कोई इसका इलाज नहीं है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, बचाव ही इसका सबसे बढ़िया उपाय है, ठीक है ना। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू दी कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स, ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है ना, इसको समझो। देखो कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से स्प्रेड होता है। कॉन्शियस बिहेवियर का मतलब जैसे कि हमें पता है, हमें ये पता है कि साहब ये जो डिजीज है कैसे फैलेगी। हमें जैसे टाइफाइड हो रहा है तो उसका पता है, लेकिन बैक्टीरिया हमें दिख नहीं रहा है, वो कहीं से भी फूड के थ्रू कैसे भी आ गया जाने अनजाने में, लेकिन ये तो जानबूझ के होता है। यानी आप इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को, आप केयरलेस हो, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्शियस होते हुए भी आपका बिहेवियर ऐसा है, तो उसकी वजह से, यानी जो मोड है ना, जैसे ड्रग एडिक्ट में हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आप कह सकते हैं ड्रग एडिक्ट के अलावा अगर बात करें और किससे हो जाता है, तो बोले ड्रग एडिक्ट भी जानबूझ के कर फैला रहे हैं, उनको खुद को पता है हो सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं। ऐसे ही जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, उसकी वजह से भी, तो वो तो आप कह सकते हैं जानबूझ के एक तरीके से कॉन्शियस स्टेट बिहेवियर है वो, और कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से ही स्प्रेड हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे न्यूमोनिया और टाइफाइड होता है ना, उनके अंदर तो क्या होता है, उनमें आप रोक नहीं सकते, वो तो इन्फेक्शन जैसे कहीं है तो आपको लग जाएगा, उसमें आप जानबूझ के नहीं ले रहे, है ना। लेकिन यहाँ कॉन्शियस बिहेवियर की वजह से भी हो जाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए एड्स ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा है, न्यूबॉर्न्स की वजह से हो रहा है, तो वो न्यूबॉर्न के अंदर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं, मदर से न्यूबॉर्न में हो गया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, तो वो तो एक एक्सीडेंटली बात है, या फिर उसमें जानबूझ की बात नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको करवाना है, जरूरी है, और न्यूबॉर्न के अंदर मदर में है तो वो हो गया, तो उसका भी कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। उनके लिए तो आप पुअर मॉनिटरिंग अगर होती है, भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी पुअर मॉनिटरिंग है, और साथ में जो मदर है वो प्रेग्नेंट है, तो उसमें अगर बच्चे को मदर का चेक कर ले और बच्चे को फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू बचाया जा सकता है। लेकिन अगर पुअर मॉनिटरिंग हो, तो पुअर मॉनिटरिंग की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, इन तरीकों से भी इन तरीकों से भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और जो इन्फेक्टेड मदर से भी फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज़ बीन राइटली शेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, यानी एक्चुअली मेन जो एक्सक्यूज है वो इग्नोरेंस का है, यानी इग्नोर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं इग्नोरेंस से नहीं मरना है, इग्नोर नहीं करना है किसी चीज़ को, जो भी यहाँ पर प्रिवेंशन के तरीके हैं उनको अपनाना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ में जो मेन जो कंसेप्टिव क्वेश्चन है वो आपके लिए, एक तो जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है दैट आज इम्पोर्टेंट, यानी यहाँ पर वायरल स्ट्रक्चर, वायरस का जो ये स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, यानी इसका जो हमने थ्योरी दे रखा है एनवेलप के बारे में, एंड देन जीनोम के बारे में, एंड देन अंदर जो प्रोटीन कोट है उसके बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन है ये तो हमें पता है कैसे कैसे स्प्रेड होता है, कौन कौन पेशेंट रिस्क में है ये भी पता है, कौन कौन लोग रिस्क वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो बात है कि ये जो मोड ऑफ एक्शन है, यानी ये वाला फिगर, ये कंसेप्ट हमें पता रहना चाहिए कि ये एक्सप्लेन करना पड़ता है जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, तो हमने शुरू में इस फिगर के थ्रू ही बता दिया है कि सब आरएनए वायरस एंटर करने के बाद में वायरस का जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए होस्ट के डीएनए से, और फिर उसके बाद में वायरल प्रोटीन और वायरल आरएनए बनता है, नहीं वायरस की न्यू कॉपीज बनती हैं। तो इस तरीके से मैक्रोफेज में भी ऐसा होता है,
और साथ में T4 सेल्स में भी। तो T4 सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस वायरस की मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या इम्यूनिटी वीक हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या आता है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। और अल्टीमेटली ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन शुरुआत में तो ऐसे सिम्टम्स कॉज करेंगे, लेकिन लास्ट में ये सारी डिजीजेज हो जाएंगी। तो इन डिजीज के बाद में होना बचना मुश्किल है भाई। ब्रेन में भी चला गया, कैंसर भी हो गया, न्यूमोनिया भी, फेफड़े भी चले गए और बाकी इंटरनल ऑर्गन भी सारे। तो इस तरीके से पेशेंट का बचना मुश्किल है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन के तौर पर। जो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है ट्रीटमेंट में मेडिसिन कौन सी यूज हो रही हैं। मेडिसिन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटेज इनिबिटर, स्पेशली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, बिकॉज दे आर एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड दे इनिबिट दी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, एडिंग एज ए एनालॉग ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन फॉल्स न्यूक्लियोसाइड की फॉर्म में ये ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिफेक्टिव डीएनए प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन था। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक ये सोशल अवेयरनेस के लिए हैं। मीन्स हमें इस चैप्टर के थ्रू हमें रीड करके आसपास में सोसाइटी में भी जो लोगों को है अवेयर करना है। तो फ्रेंड्स ये जो क्लास है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो इसका जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन था, जो साइंटिफिकली पोर्शन था, वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।